हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। पिछली वीडियो में हम क्लास 10th की हाफिली एग्जामिनेशन 2025 साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने सेक्शन ई, सी और डी के 3 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज है सेक्शन नंबर का क्वेश्चन। धमनी और सिरा में अंतर बताइए और उस धमनी का नाम लिखिए जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। तो धमनी क्या होती है? जिस भी रक्त के साथ ऑक्सीजन मिली हुई है, यानी कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको हम बोलते हैं शुद्ध रक्त, और जो ऑक्सीजन रहित रक्त है उसको हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शुद्ध रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है। धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, जबकि सिराएं जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त को शरीर के अंगों से हृदय तक लेके आती हैं। धमनियों की जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं अपेक्षाकृत सिराओं के, और इसमें कपाट नहीं लगे होते हैं। और सिराओं में दीवारें पतली और कम लचीली होती हैं और इनमें कपाट नहीं होते हैं धमनियों में, जबकि सिराओं में जगह जगह पे कपाट होते हैं। जब भी आप देखोगे इनकी जो जो धमनी होती हैं वो थोड़ा पतली होती हैं और जो सिराएं होती हैं थोड़ा मोटी होती हैं। जब हम धमनियों को पिचकाते हैं तो वो नहीं पिचकती हैं, क्योंकि सिराएं होती हैं वो पिचकती हैं, और धमनियों में धमनी जो होती हैं वो प्रायः त्वचा से गहराई में स्थित होती हैं, जबकि जो सिराएं में आपको मिलेंगी वो त्वचा के ऊपर ऊपर सरफेस में। कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है? तो पल्मोनरी धमनी जो शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो ये आपको लिख देना था, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लिख देंगे। ठीक है, तो पल्मोनरी धमनी होती है जो क्या करती है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं? आपने रुधिर कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। रुधिर कोशिका होती 3 प्रकार की होती हैं, WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं? इनकी जो संख्या होती है 2 से 5 लाख, कहीं कहीं पे आपको 1.5 से 4.5 लाख घन मिलीमीटर भी दिया होगा, सॉरी आपको। तो ब्लड प्लेटलेट्स, तो रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख से 5 लाख या 1.5 लाख से 4.5 भी कहीं तक होती हैं, और ये तस्तिरनुमा होती है, यानी कि बाई कॉन्वेक्स होती हैं। और ये क्या करती हैं? जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका काम क्या होता है? रुधिर का स्कंदन करना। तो जब भी अगर इनकी कमी हो गई, तो ब्लड प्लेटलेट्स की कमी को एक हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब भी प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो इसमें क्या हो जाता है कि जिसके भी शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, यानी कि 2 लाख से 5 लाख इनसे नीचे अगर इनका नंबर होगा, तो उसके रुधिर स्कंदन में टाइम लगेगा, रुधिर बहता रहेगा थोड़ा ज़्यादा समय तक। रुधिर स्कंदन की दर जो हो जाती है वो कम हो जाती है, और इससे क्या होगी? थकान व कमजोरी महसूस होगी। नाक से की कमी को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटो। ये रक्त स्कंदन घावों को बनना इसका काम है, और कमजोरी और थकान हो जाएगी, नाक और मसूड़ों से खून आने लगेगा, इसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव जनन तंत्र के निम्न अंग बताइए, क्या है? इनको आपने एक्सप्लेन करना है कि अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती है, यूट्रस क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम चित्र देख लेंगे और समझ लेंगे इसको। फिर मादा जनन तंत्र, इसमें ये होती है आपकी अंडाशय। ये आपसे पूछ रहे हैं अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय के बारे में बताइए। आपको बताना है अंडाशय के बारे में, इसमें क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो अंडाशय में क्या बनता है? यहाँ पे एग बनते हैं। ठीक है, एग बनते हैं। एग बनने के बाद अगर शुक्राणु और अंडाणु मिले तो यहाँ पे इनका क्या होगा? ठीक है, एग बनता है मादा में, और अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा? निषेचन होगा। यहाँ पे स्पर्म और एग मिलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपादित हो। अंडाशय में एग बनने का कार्य होगा और फैलोपियन ट्यूब्स में निषेचन का कार्य होगा। अब रही आपके गर्भाशय। ठीक है, तो ये रहा गर्भाशय। तो जब स्पर्म के मिलने को, जहाँ पे आप फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है आपके? जाइगोट। ये जाइगोट जब क्या हो जाता है? 16 सेल या 8 सेल या 16 सेल का ब्लास्टोमियर उस प्रोसेस, उस स्टेज को बोलते हैं हम ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर जो होता है वो, और गर्भाशय में ब्लास्टोमियर जो है वो रोपित हो जाएगा, और रोपित होने के बाद यहाँ पे बनती है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा का कार्य क्या है? इस एम्ब्रियो को डेवलप करना और उसको पोषण प्रदान करना, उत्सर्जन में सहायता करना। तो गर्भाशय में क्या होता है? एक भ्रूण पूर्ण परिपक्व होता है, कहने का मतलब है। ठीक है, ओवरी 2 होते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था चित्र में, ये है। उसके बाद मैं आपको बताया था यहाँ पे एग बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फैलोपियन ट्यूब। शुक्राणु द्वारा अंड का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में, यह आपको लिख देना। गर्भाशय में जो होता है वो निषेचित जो एग होता है वो 8 और जो ब्लास्टोमियर वाली अवस्था में गर्भाशय में क्या हो जाएगा? स्थापित हो जाएगा। और ये जो गर्भाशय में एक भित्ति बनती है जिसको आप बोलते हो प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा का काम क्या होगा? भ्रूण जो, तो भ्रूण का
माता के शरीर से उसको पोषण पर धीरे धीरे शिशु के रूप में उसको विकसित करना और श्वसन करना, उत्सर्जन में भी प्लेसेंटा क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। अर्थात कह सकते हो कि गर्भाशय में जो है वो भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेविंग के लिए, यानी कि जो आप दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं उनके लिए हम अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, और किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करने हैं कि हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं सेविंग के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, और सीधा बनता है। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल दाढ़ी वाड़ी बनाने में करते हैं, ताकि आपको जो छोटे छोटे बाल हैं वो भी दिखने लग जाएं और आप शेविंग जो है वो आसानी से कर पाएँ। इसीलिए हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखेंगे यह है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हमने रख लिया है। इसके बाद मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे हो गया पी ध्रुव और एफ और पी के बीच में। ठीक है, ये वस्तु होगी, वस्तु अभी आपका चेहरा है। ठीक है, तो जब भी इसमें हम, आपको पता है कि कोई भी एक प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों का होना आवश्यक होता है। तो ये 2 किरणें आपने खींच ली इस तरीके से, जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका आरेख आप खींच लोगे, ये है अवतल दर्पण और ये आपकी वस्तु है। वस्तु कहाँ पर रहेगी, पी और एफ के फोकस के बीच में। तो इसका आरेख, ये आपको पता है कि कोई भी आरेख बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना जरूरी है। जहाँ पे ये मिलती है, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा ए डैश बी डैश, हमने इसको नाम दिया है ए डैश बी डैश। तो वस्तु इतनी है छोटी सी, इसका प्रतिबिंब बनना है क्या, सीधा और बड़ा। ठीक है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसमें, दाढ़ी बनाने में। किसका, अवतल दर्पण का। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, जिससे कि आप छोटे छोटे बालों को भी स्पष्ट देख सकते हैं और आपका जो शेविंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो अभी चित्र भी, आरेख भी डाल इसमें क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए। अपवर्तनांक की परिभाषा देनी है आपको। और एक प्रकाश किरण जो है वो वायु में प्रवेश कर रही है, उसका अपवर्तनांक दिया है हमको 1.5 और प्रकाश की चाल दी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात आपको करनी है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं अपवर्तनांक क्या होता है आपके। अपवर्तनांक ये लिख लेंगे आप कि किसी माध्यम जैसे पानी है, कांच है आदि का वह गुण जो ये दर्शाता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल की तुलना में कितनी कम हो जाती है। ठीक है, ये तरीके से इसका एक संबंध है आपका अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक में एक संबंध है n = c/v। n भी हमको दिया है यहाँ पे 1.5, आपको c की वैल्यू दी है 3 × 10⁸, v आपको ज्ञात करना है। तो रिलेशन क्या होता है, n = c/v, तो v ज्ञात करना है तो v बराबर क्या हो जाएगा, c/n। तो c की वैल्यू हमको 3.8 दी हुई है और की वैल्यू दी है 1.5। तो 1.5 से 3 आपके कट गया 2 बार, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये v निकल गया आपका। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो ये हो गया सेक्शन डी कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।